नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। मैं कृष्णा चौरसिया उत्कर्ष इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको पता है कि मैं हिंदी पढ़ाता हूं, तो हमने एक नया बैच लॉन्च किया है महाटेट 2026, जिसमें अगर आप पहला पेपर इनरोल करते हैं तो आपकी जो फी रहेगी 1499 रहेगी, और अगर आप पेपर सेकंड इनरोल करते हैं तो आपकी फीस 1499 रहेगी। लेकिन अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 की साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो दोनों की कंबाइन जो फी रहेगी वो मिला के रहेगी 1999 रहेगी। हमारे कोर्स की जो वैधता रहेगी या काल अवधि रहेगी वो 1 ईयर की रहेगी पूरी। बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इनरोल हो जाइए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ताकि आपका कुछ भी सिलेबस कम ना रह जाए। एग्जाम के दिन आपको ये ना बोलना पड़े कि हम ये नहीं पढ़ पाए। क्लियर है बात की नहीं, है ना? तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था वर्णमाला के बारे में, लेकिन कल हम सिर्फ स्वर तक पढ़ पाए थे, व्यंजन अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ था या पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज हम व्यंजन को पूरा स्टार्ट से देखते हैं। ओके, देखिए ये तो पढ़ा था, चलिए कुछ रिकॉल भी कर लेते हैं कि क्या था। तो यहां पर देखने से कुछ स्पष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या बोला था मैंने? वाक्य क्या होता है? भाषा की सार्थक इकाई। किसकी? भाषा की सार्थक इकाई। भाषा की सार्थक इकाई को क्या बोलते हैं? हम वाक्य बोलते हैं। वर्ण या अक्षर के बारे में बताया था, क्या बोला था मैंने? भाषा की प्रारंभिक इकाई। क्या बोला था? भाषा की प्रारंभिक इकाई बोला था। क्लियर है बात? भाषा की प्रारंभिक इकाई। एक और चीज बताई थी मैंने, क्या बोला था? सबसे बड़ी इकाई। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पद से छोटी इकाई शब्द या पद, और पद से छोटी इकाई अक्षर या वर्ण होते हैं। इन्हीं को हम अगर हम मौखिक रूप में बोलें तो क्या बोलेंगे? ध्वनि। क्या बोलते हैं हम? ध्वनि। क्योंकि हमारे मुंह से तो सिर्फ ध्वनि निकलती है, लेकिन जब हम उसको पेज पे लिखते हैं उसके लिए जो संकेत देते हैं उस संकेत को हम क्या बोलते हैं? वर्ण या अक्षर बोलते हैं। क्लियर है बात? वर्ण या अक्षर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्याकरण आपने बताया, व्याकरण हमने कल पढ़ा था। परिभाषा क्या होती है? व्याकरण क्या होती है? किसी भी भाषा को सुसज्जित रूप में प्रस्तुत करने के लिए उसमें शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम होना बहुत जरूरी होता है, और इस व्यवस्थित क्रम में दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? व्याकरण का। व्याकरण हमें बताता है कि संज्ञा पहले आनी है, कहां क्रिया आनी है, कहां विशेषण आना है, सब कुछ कहां कौन सा प्लेस किसका होगा, ये सब का किससे निर्धारित होता है? व्याकरण से निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होगा? व्याकरण से निर्धारित होगा। व्याकरण के संबंध में देखिए पाणिनि ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे वर्ण तो आपने पढ़ लिया, मैंने बताया था वर्ण क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, प्रारंभिक इकाई वर्ण थी, अभी जस्ट पहले पढ़ा हुआ है। ओके, स्वर के बारे में कल हमने ब्रीफ पढ़ा था, लेकिन आज हम रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनकी परंपरागत रूप से संख्या कितनी मानी गई है? 13 मानी गई है। लेकिन हमने अलग अलग तरीके से स्वरों को उच्चारण करते हैं, इसीलिए उच्चारण के आधार पर या जीभ के प्रयोग के आधार पर या ओंठ के खुलने के आधार पर हमने इनको अलग अलग तरीके से विभाजित किया है। तो याद रखना है आपको क्या है कि देखिए मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जब हम बात करेंगे तो मात्रा उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन सा होता है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। दीर्घ स्वर कौन कौन सा होता है? बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। प्लुत स्वर कौन कौन सा? प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर कोई स्वर वास्तविकता में नहीं होता, लेकिन जब हम नाटक में किसी को संबोधित करते हैं, जैसे मैं बोलता हूं हे प्रभु, हे राम, राम ऐसे बोलते हैं, तो जब हम उस वर्ड को खींचते हैं वही कहलाता है प्लुत स्वर। मतलब जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है वो कहलाता है प्लुत स्वर। कौन सा स्वर कहलाता है? वो प्लुत स्वर कहलाता है। क्लियर है बात? वो कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। अब यहां पे एक और बात करते हैं कि पंडित कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने भी बताया है कि स्वर
के प्रकार होते हैं। तो इन्होंने बताया कि स्वर के सिर्फ दो ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक मूल स्वर होता है और दूसरा संधि स्वर होता है। मूल स्वर होता है और संधि स्वर यहां आपने कल पढ़ा हुआ था। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप पिछला वीडियो को रिकॉल करो, आप रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करोगे तो आपको जल्दी चीजें समझ में आएंगी। आप प्रॉपर नोट्स मेकिंग करो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में प्लीज बताओ ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा सकूं। क्लियर है बात? तो ये सब पढ़ लिया था हमने, सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने प्लुत स्वर मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज थी कि हिंदी मानक हिंदी या मानक हिंदी या देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 दी गई है। कितनी दी गई है? 11 दी गई है। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से सिर्फ 10 ही स्वर है। उच्चारण की दृष्टि से सिर्फ 10 ही स्वर है, जबकि लिखित रूप में स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। ये हमने कल पढ़ा हुआ था, कंप्लीट पढ़ा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट ये डिस्ट्रीब्यूशन था जो स्वरों का वर्गीकरण मैंने बताया था। यहां पे उसी चीज को मैंने समराइज करके एक टेबल फॉर्म में आपके लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्या लिखा है? उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण थे, जबकि लेखन के आधार पर 52 या 52 वर्ण थे, है ना? 52 वर्ण थे। अब जो 45 वर्ण थे उच्चारण के आधार पर, वो किससे मिलकर बने थे? 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन से। स्वर और व्यंजन, स्वर मैंने पढ़ा दिए हैं, व्यंजन अभी हम पढ़ने वाले हैं। लेखन के आधार पर 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 52 वर्ण। क्लियर? क्लियर ना? नेक्स्ट हम बात करेंगे जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। जिह्वा या जीव के प्रयोग के आधार पर भी हमने पढ़ा था कि कितने तरीके के स्वर होते हैं। तो हमने पढ़ा था 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन सा? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। सभी दिए गए हैं। अग्रस्वर कौन कौन सा है, मध्य स्वर कौन कौन सा है, पश्च स्वर कौन कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। ये अभी आपने जस्ट अभी बताया था आप लोगों को कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया था हमने। तो स्वर परंपरागत रूप से 13 थे। कितने थे परंपरागत रूप से? 13 थे। लेकिन देवनागरी लिपि में सिर्फ 11 ही स्वर दिए गए हैं। देवनागरी लिपि में सिर्फ 11 ही स्वर दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं? तो देवनागरी लिपि में दिए गए हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोड़िए लिखना क्यों, टाइम वेस्ट क्यों करना। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, रा, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। अगर इन दोनों स्वरों को निकाल दें तो ये वाले जो स्वर हैं ये किस में दिए गए हैं? देवनागरी में दिए गए हैं। किसमें? हमारी जो लिपि है उसमें सिर्फ 11 ही स्वर दिए गए हैं, अनुस्वर और विसर्ग वाले स्वर नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए व्यंजन। अब व्यंजन के बारे में बात करेंगे तो व्यंजन कितने होते हैं? 35 होते हैं। व्यंजन 35 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25 या 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, प्लस 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। कौन से? 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? 25 + 4 25 + 4 + 4 + 2 कितना हो गया? 25 4 29 29 33 एंड 32 और मिला के टोटल कितना हो गया? 35 हो गया। तो 35 टोटल व्यंजन होते हैं, जिनमें हम फर्स्ट क्या क्या होता है? एक 25 का ग्रुप होता है, 25 का, नेक्स्ट 4 का ग्रुप, एक और 4 का ग्रुप और एक 2 का ग्रुप होता है। क्लियर बात? तो 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 द्विगुण व्यंजन होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, डाउट आ रहा है, तो आप प्लीज कमेंट में उसको दीजिए। कमेंट में आप अपनी क्वेरीज डालिए, हम आपको, हमारी टीम से आपको प्रॉपर रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। क्लियर है बात? अब एक और चीज यहाँ पे बची है कि संयुक्त व्यंजन, है ना? यहाँ पे क्या बचा है? संयुक्त, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है आगत व्यंजन। याद रखिए, इनका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वर्तमान में हम इनको आगत बोलते हैं। आगत मतलब कि हमने दूसरी भाषा से इनको लिया है, इसलिए हम इनको आगत व्यंजन बोलते हैं। आगत व्यंजन कोई नए व्यंजन नहीं है, बल्कि एक जा, जैसे हमने चा वर्ग होता है ना जो हमारा, उसमें हमने क्या लिखते हैं? चा छा जा, चा छा जा। और पा वर्ग में क्या लिखते हैं? है ना, पा वर्ग में क्या लिखते हैं हम? पा फा, पा फा। ठीक है, एक चा वर्ग का वर्ण है और एक पा वर्ग का जो वर्ण है, इसके नीचे हमने क्या लगा दिया? नुक्ता लगा दी। नुक्ता मतलब बिंदी लगा दी। तो ये दोनों व्यंजन क्या कहलाएंगे? आगत व्यंजन कहलाए, और हमने इनको दूसरी भाषा से लिया हुआ है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा से हमने आगत व्यंजनों को लिया हुआ है। नेक्स्ट, जाति के आधार पर पढ़ा था हमने, सजातीय होते हैं, विजातीय होते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर भी बताया था कि वृत्ताकार और आवृत्ताकार, मतलब जिनको बोलने में ओठ पूरा मुंह खुल जाता है या वृत्त बन जाता है, और जिनको बोलने में पूरा जो ओठ होते हैं वो पूरी तरीके से वृत्ताकार मुख नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, मुख द्वार खुलने के आधार पर भी हमने बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संवृत स्वर, संवृत, विवृत, अर्धविवृत और अर्धसंवृत।
क्या बोला था कल, याद होगा आपको, पूरा खुला, आधा बंद और बिल्कुल बंद। क्या बोला था, पूरा खुला, आधा बंद और पूरा बंद। दैट इज कॉल्ड द विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। संवृत का मतलब बंद होता है और विवृत का मतलब खुला हुआ होता है। ये हमने कल सब पढ़ा हुआ था, हम सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे व्यंजन। व्यंजन के बारे में हमें पढ़ना है। तो व्यंजन के लिए हमने परिभाषा क्या लिखी हुई है, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से। याद रखना, परिभाषा से क्वेश्चन बनता है, कौन से वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। भाई व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनको हम स्वर की सहायता के बिना नहीं बोल सकते। जैसे मैंने लिखा था, मैंने बोला था रा, अगर मुझे रा पढ़ना है तो रा तो मैंने बोला ना व्यंजन है, अभी हमने पढ़ा रा व्यंजन है। तो रा को पढ़ने के लिए हमने कल एक वर्ड बताया था, मैंने लिखा था राम। मैंने क्या लिखा था, राम। तो जब मैंने राम को ब्रेक किया था, तो मैंने क्या लिखा था, रा, आ, मा और आ। तो देखिए, जब मैंने रा को पढ़ा, यहां पे क्या लिखा, जब मैंने रा को पढ़ा, तो रा को पढ़ने के लिए क्या कहीं मैंने आ, एक स्वर का यूज किया कि नहीं, बड़ा आ का, किया कि नहीं किया। जब मैंने मां को लिखा, तो मां को पढ़ने के लिए मैंने किसका यूज किया, स्वर छोटा आ का यूज किया। तो याद रखिए, व्यंजन को पढ़ने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। इसीलिए परिभाषा भी स्पष्ट है कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। और जो बिना किसी सहायता या बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्वर बोलेंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट, संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं। एक और चीज, संस्कृत में व्यंजन को क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। तो संस्कृत में स्वरों को क्या बोलते हैं, कल पढ़ा था। अगर नहीं याद है तो वीडियो को दोबारा देखना है आप लोगों को और पता करना है कि स्वर को क्या बोलते हैं। व्यंजनों की संख्या, व्यवस्थित रूप से व्यंजनों की संख्या क्या बोली, 33 बोली गई, 33 बोली गई है। लेकिन जब इसी 33 में हम दो द्विगुण व्यंजन मिला देते हैं, कौन से व्यंजन, दो द्विगुण व्यंजन मिला देते हैं। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से, डा और ढा वाला एड़ा, है ना, डा और ढा वाला एड़ा। जब इसमें हम दो द्विगुण व्यंजन मिला देते हैं तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 35 या 35 हो जाती है। इनको हमने 3 श्रेणियों में बांटा है, श्रेणी वही लिखी हुई है जैसे यहाँ पे लिखा है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। 33 का ब्रेकआउट किया है। क्या लिखा है, 33 को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे मैं बता देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पर्श व्यंजन, क्या लिखा हुआ है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, अंतस्थ व्यंजन, और ये क्या है, ऊष्म व्यंजन, है ना, ऊष्म तो दिख रहा है आपको, ऊष्म व्यंजन। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए, अब व्यंजनों का वर्गीकरण। अभी व्यंजनों का वर्गीकरण हमने किया था, कल भी मैंने शायद ये चीज बताई थी आप लोगों को, लेकिन मैं रिकॉल कर रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जरूर बनेंगे। इस चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो स्पर्श या संघर्षी व्यंजन, देखिए स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या होता है, साफ साफ समझ लीजिए। स्पर्श या वर्गीय, परिभाषा से ही पता चलता है कि स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन परिभाषा से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ पे क्या मीनिंग है। स्पर्श का मतलब कि जिनको बोलने में हम, जब मुख से हवा निकलती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे मुंह के किसी भाग को छूते हुए निकले, कहां, हमारे मुंह के किसी ना किसी भाग को छूते हुए बाहर निकले, उसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्श। अब हमारे मुंह के भाग कौन कौन से होते हैं हमको पता होना चाहिए, पहले तो होना चाहिए ना। तो हमारे मुंह में सबसे नीचे क्या होता है, कंठ, कंठ के आगे क्या होता है, तालु, तालु के नीचे क्या होता है, मूर्धा, मूर्धा के आगे दंत मतलब दांत, और सबसे आगे क्या होते हैं, ओठ, सबसे आगे क्या होते हैं, ओठ। क्लियर है बात। कंठ, कंठ तो समझ में आता है ना, किसी को किसी का कंठ बहुत पसंद होता है। क्लियर है बात। तो यहां पे लिखा है मैंने यही चीज, स्पर्श व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ से, दंत या ओष्ठ से कहीं ना कहीं रूप से स्पर्श करके बाहर निकलती है, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, 25 है। इनकी संख्या कितनी है, 25 है। याद रखिए, इनकी संख्या कितनी है, 25 है। 25 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 5 वर्ग है, एक का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। सभी वर्गों में वर्णों की जो संख्या, सभी वर्ग में वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है, 5 है। इसलिए 5 वर्ग, तो टोटल कितने हो गए, 25। कितने हो गए टोटल, 25। इसलिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। नंबर याद रखना है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। और नेक्स्ट बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग से पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है। अभी हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में बात की, मैंने बोला स्पर्श करती है पूरे तरीके से, लेकिन अंतस्थ व्यंजन में जब हम बोलते हैं उनको, तो हवा जो है हमारे मुंह के किसी भाग से पूरे तरीके से स्पर्श नहीं निकलती है और अंत से आती हुई प्रतीत होती है। अंत मतलब अंदर से आती हुई प्रतीत होती है, जैसे मैंने बोला या, रा, ला, वा, तो ऐसे प्रतीत होती है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। कौन कौन सा है, या, रा,
ला और वा। कौन कौन सा? या, रा, ला और वा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट क्या है? ऊष्म व्यंजन। अब देखिए समझ में आ रहा है साफ साफ क्या है ऊष्म व्यंजन। वर्ड है, डेफिनेशन होती है, उससे हम बहुत सारी चीजें पहले से ही क्लियर होती है। ऊष्म, ऊष्म का कहां से संबंध होता है? वर्ड समझ में आ रहा है? ऊष्म मतलब ऊष्मा। तो यहां पे वही लिखा है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक ऊष्मा का प्रयोग होता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक ऊष्मा का प्रयोग होता है उनको हम क्या बोलते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन वही लिखी हुई है, वे वर्ण जो घर्षण या रगड़ के खाकर, जो घर्षण या रगड़ खाकर निकलते हैं संघर्ष व्यंजन कहलाते हैं या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब देखो एक बात समझिए, आप खुद देखिए। अब आप अपने हाथों को रब करिए, खड़े हो जाइए और हाथों को रब करिए। अब रब करके देखिए, आप रब करके देखेंगे तो आपने देखा है कि जब आप रब करते हैं तो हाथ एक दूसरे में घिसते हैं, जिससे हमारे हाथ क्या होते हैं? गर्म होते हैं। गर्म मतलब हीट जनरेट हो रही है ना, गर्म हो रहे हैं मतलब हीट जनरेट हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। इसीलिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जब हम इनको बोलेंगे तो कहीं ना कहीं ऊष्मा उत्पन्न होती है, अधिक ऊष्मा लगती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? सा, सा, सा और हा। मतलब संख्या कितनी है उसमें व्यंजनों की? 4 है। कौन कौन से? सा, सा, शा और हा। क्या क्लियर बात? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? डेफिनेशन में लिखा हुआ है, संयुक्त वर्ड यूज किया है। संयुक्त, संयुक्त का मतलब क्या होता है? मिल के बना हुआ। ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के योग से बनते हैं, ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के योग से मिलके बनते हैं उनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्लियर बात? ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के योग से मिलके बने हैं उनको हम बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। क्लियर है बात? संयुक्त व्यंजन लिखा है देखिए, योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन होते हैं छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। यहां पे श्रा लिखा हुआ है ना, यहां पे श्रा लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है बात? यहां पे क्या लिखा हुआ है? श्रा लिखा हुआ है। उल्टा लिख दिया, श्रा है ना। ठीक है, क्या बार बार कर रहा हूं मैं? क्लियर है बात? क्या लिखा हुआ है? मैंने बोला संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों के योग से मिलकर बने होते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञा और श्रा। छत्र, ज्ञा और श्रा। छा किससे मिलके बनता है? का और सा से मिलके बनता है। ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, याद रखना है। छा किससे मिलके बनता है? का और सा से मिलके बनता है। त्रा किससे मिलके बनता है? आधा ता और रा से मिलके बनता है। ज्ञा किससे मिलके बनता है? आधा जा और या से मिलके बनता है। श्रा किससे मिलके बनता है? श्रा यहां पे लिखा हुआ है, आधा सा और रा से मिलके बनता है। ये बहुत जरूरी है, चारों के चारों आपको आने चाहिए और पता याद रखना है आपको, चारों के चारों कैसे भी करके। ठीक है ना, चारों के चारों आपको याद रखना है। क्लियर है बात की नहीं? कि कौन सा वर्ग किससे मिलके बनता है। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। छा किससे मिलके बनता है? छा क्षत्रिय का किससे मिलके बनता है? आधा का और सा, सा षटकोण वाला। का कौन सा? सा षटकोण वाला। त्रा किससे मिलके बनता है? आधा ता और रा से मिलके बनता है। छत्र, ज्ञा है ना। फिर ज्ञा किससे मिलके बनता है? ज्ञा किससे मिलके बनता है? आधा जा और या से, आधा जा और या से, है ना। श्रा किससे मिलके बनता है? आधा सा और रा से, आधा सा और रा से। सा कौन सा? सलजम वाला। सा कौन सा? सलजम वाला। क्लियर है बात की नहीं? जा और सॉरी, ज्ञा किससे मिलके बनता है? जा और या से। यहां लिखना है ना, या होना चाहिए, मिस्टेक हो जाता है। जा और या से मिलके बनता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, द्विगुण व्यंजन। मैंने अभी बताया द्विगुण व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनके 2 गुण होते हैं उनको हम बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या बोलेंगे? ऐसे व्यंजन जिनके 2 गुण होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? द्विगुण व्यंजन। मतलब एक से ज्यादा गुण वाले लोगों को हम 2 गुण, या एक जिसमें 2 गुण होंगे उसको 2 गुण, जिसमें बहुगुण होंगे उसको बहुगुण। बहु मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा, उनको हम बहुगुण। यहाँ पे तो हम फिलहाल द्विगुण की बात कर रहे हैं। तो द्विगुण वर्ड समझिए, द्विगुण। एक्चुअली ये मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, यहां पे ऐसा नहीं लिखना होता है ना, द्विगुण प्रॉपर लिखा जाता है द्विगुण। क्लियर है बात? द्विगुण कैसे लिखना है? इस फॉर्मेट में लिखना है। द्विगुण व्यंजन वे व्यंजन जिनके 2 गुण होते हैं। द्विगुण व्यंजन, यहां भी वही चीज हो गया, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वायु के कारण जीभ झटके से ऊपर और नीचे
हो उन्हें हम उत्क्षिप्त, इनको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, उत्क्षिप्त या ताड़नजात ध्वनि भी कहते हैं। क्लियर है बात। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो द्विगुण व्यंजन कौन कौन से, द्विगुण व्यंजन होते हैं ड़ा, कौन कौन सा होता है, एक ढा ढक्कन वाला और एक डा डमरू वाला, डा डमरू वाला एड़ा और ढा ढक्कन वाला एड़ा, इनको हम क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन, तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु के कारण जीभ झटके से ऊपर या नीचे हो उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये संस्कृत की ध्वनि देखिए डा और ढा से विकसित हुए, याद रखिए डा और ढा हमारे नहीं है, डा और ढा संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द वर्ड हैं। ढा और ढा संस्कृत भाषा से लिए गए वर्ण हैं। इनमें हमने नीचे नुक्ता लगा के इनको क्या बना दिया है, द्विगुण व्यंजन, मतलब ड़ा और णा बना दिया, ड़ा और णा, याद समझिए ड़ा और णा बना दिया है। क्लियर है बात की नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु कुछ संघर्ष के साथ निकल दे उसे हम स्पर्श या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अभी हमने पढ़ा है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, पढ़ा है ना 25, वो तो पढ़ लिया, जैसे चा छा जा जा, ये तो पहले ही पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखिए फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं कि हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है कल से। अगर आप सिर्फ पेपर 1 ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो फीस रहेगी 1499 रहेगी। अगर आप पेपर 2 सिर्फ ज्वाइन करते हैं तो आपकी फीस 1499 रहेगी। लेकिन अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 की संयुक्त तैयारी करना चाहते हैं तो जो आपकी फीस रहेगी वो रहेगी 1999। ओके, आपके बैच की जो काल अवधि रहेगी वो 1 साल रहेगी। क्लियर है बात। जल्दी से जल्दी आप एनरोल करा लीजिए ताकि आपका कुछ भी कंटेंट मिस ना हो और आप प्रॉपर नोट्स मेकिंग करो। नेक्स्ट बात करेंगे, अब देखिए एक और 2 चीजें आपको समझनी है। एक प्राणत्व होता है वर्ण और एक होता है घोष। एक होता है प्राणत्व और एक होता है घोष। तो हम यहां पे पहले बात करेंगे प्राणत्व के बाद। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। अब याद रखना अल्प प्राण कौन कौन से होंगे, तो आपको एक फॉर्मेट बना लेना है अपने टेबल में, अपनी कॉपी में। मैंने बोला अल्प प्राण है ना, अगर मैं आधा अल्प याद कर लूं तो महा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैंने बोला कि नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने बोला अल्प प्राण जिनकी उच्चारण मुख से हवा अपेक्षाकृत कम निकले। तो जो अल्प प्राण होती है वो कौन होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। तो बचा कौन सा, दूसरा और चौथा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, स्पर्श व्यंजन की। किसकी बात कर रहे हैं हम, स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं। कि स्पर्श व्यंजन में हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25, जो 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। 5 वर्ग कौन कौन से थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब सभी वर्ग में 5-5 वर्ण थे। उनमें से पहला, तीसरा और 5वां कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। कौन से होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो बचा हुआ 2 और 4 कौन से हो गए, महाप्राण हो गए। क्लियर है बात। दूसरा याद ही नहीं रखा हमने, अल्प बस याद कर लिया, महा ऑटोमेटिक निकल आया। नेक्स्ट एक और चीज यहां पे कि जो चारों ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब ऊष्म व्यंजन कौन कौन से थे, याद रखो। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से थे, ऊष्म व्यंजन थे सा, कौन कौन से थे, सा, सा, सा और हा। ये चारों मिला दें तो ये भी क्या है, अल्प प्राण है। कौन से हैं ये क्या कर रहा हूं मैं, गलती लिख दी क्या, सॉरी ये मिस्टेक, ओ महाप्राण पढ़ रहे हैं, सॉरी। तो देखिए मैंने यहां पे लिखा अल्प है ना, अल्प प्राण और यहां पे लिख दिया महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण, मिस्टेक हो गया। अल्प प्राण में मैंने क्या बोलाया, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होगा, अल्प प्राण होगा। तो बचा हुआ दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा कि नहीं, महाप्राण। अब ये पहला, तीसरा, 5वां, दूसरा और चौथा, ये बात किसकी कर रहा है, स्पर्श व्यंजन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन अभी हमने बताया, मैंने अभी आपको स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, 25 होते हैं, जो 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। वो 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं, वो 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग,
टा वर्ग और पा वर्ग। इन पांचों वर्गों में पांच पांच वर्ण भी होते हैं। उन्हीं वर्णों में से पहला, तीसरा और पांचवें को हम अल्प प्राण बोलेंगे, जबकि दूसरे और चौथे को क्या बोलेंगे? हम महाप्राण बोलेंगे। अब याद रखिएगा, प्लस इसके चार साथ हम क्या लगा दें? अंतस्थ व्यंजन। अगर हम इसके साथ चार अंतस्थ व्यंजनों को भी ऐड कर दें, क्या बोले? यहां पे हम क्या ऐड कर दें? अंतस्थ व्यंजन भी ऐड कर दें। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या, रा, ला और वा। अगर ये चार वर्ण या, रा, ला और वा को भी हम जोड़ दें तो ये क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। मतलब यहां से क्या क्लियर हुआ कि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अगर ये अल्प प्राण होते हैं तो कंफर्म है कि ये सघोष होंगे। अब वो मैं अभी आगे बताऊंगा जब घोष के आधार पर पढ़ेंगे, पहले यहां पे समझ लीजिए। तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। तो महाप्राण बचे हुए कौन? 2 और 4। साथ में या, रा, ला और वा को भी हम क्या बोलेंगे? अल्प प्राण बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम महाप्राण की। तो जिनके उच्चारण में मुख से हवा अपेक्षाकृत ज्यादा निकले। देखिए, अल्प प्राण मतलब कम हवा निकलेगी, है कि नहीं? महाप्राण मतलब ज्यादा हवा निकलेगी। महा मतलब ज्यादा होती है, अल्प मतलब कम होती है, तो कम हवा और ज्यादा हवा, इसलिए अल्प प्राण और महाप्राण। तो यहां पे साफ साफ वही चीज लिखी है कि दूसरा तथा चौथा और प्लस 4 संयुक्त व्यंजन। अब 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? अभी हमने पढ़ा है 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। हमने पढ़ा है 4 संयुक्त व्यंजन। सा, है ना? क्या पढ़ा है? सा, दूसरा, चौथा। क्या पढ़ा है हमने? सा, शा, सा और हा। ये सभी क्या है? संयुक्त, सॉरी, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। याद रखना है ना, क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। अभी इसी चीज को अपन लोग एक टेबल पे ऑर्गेनाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष। सघोष और अघोष। सघोष क्या होते हैं? सघोष वे वर्ण होते हैं जिनके बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। सघोष व्यंजन जिनको बोलने में हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं, अब स्वर तंत्रियों को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी अभी। ठीक है, सघोष जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें हम सघोष कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, याद रखिए, तीसरा, चौथा और पांचवा। यहां पे देखिए, सघोष और यहां पे लिखेंगे हम अघोष। क्लियर है बात? क्या लिखेंगे? सघोष और अघोष। क्या लिखेंगे हम? सघोष और अघोष लिखेंगे। क्लियर है बात? सघोष और अघोष। अब सघोष के लिए मैंने क्या बोला? प्रत्येक वर्ग का जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या है? सघोष है। तो बचे कौन से? सिर्फ 2 वर्ण ना, पहला और दूसरा। तो वो क्या कहलाएंगे? अघोष हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। क्लियर है बात? वो क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। लिखिए एक बार, क्या हो जाएंगे? सघोष है, अघोष है। एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना, फिर स्टार्ट करते हैं आगे का। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी? सघोष। सघोष कौन सा होगा? तीसरा, चौथा और पांचवा। और अघोष कौन सा होगा? पहला और दूसरा। पहला और दूसरा। अभी साथ साथ में एक और चीज समझिए कि देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पहला दूसरा क्या हो गया? अघोष। साथ में अंतस्थ व्यंजन कौन से? या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा, ये क्या है? सघोष है। या, रा, ला और वा। और साथ साथ में क्या लिखेंगे हम? हा। तो ये कौन से वर्ण है? सघोष हैं। अगर अंतस्थ व्यंजन सघोष हैं तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? सा, 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 ये क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। यहां पे चीजें समझने वाली चीज है, क्या है कि अगर ये सघोष है तो बचे हुए क्या होंगे? अघोष होंगे। इसमें एक चीज कॉमन है कि आप देख रहे होंगे कि अल्प प्राण, जैसे मैंने पहले पढ़ा था कि अल्प प्राण में मैंने पढ़ा था कि पहला, तीसरा और पांचवा अगर अल्प प्राण है तो बचे हुए कौन से होंगे? महाप्राण होंगे। एक चीज लर्न कर रहा हूं, दूसरी चीज ऑटोमेटिक आ रही है। फिर मैंने बोला जो यारा लावा मतलब अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, तो जो बचे हुए कौन थे? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होंगे? महाप्राण होंगे। क्या होंगे? महाप्राण होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नेक्स्ट, ऐसे ही जस्ट सघोष की बात करें तो अगर सघोष तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है, तो बचा हुआ पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा? अघोष होगा। होगा कि नहीं होगा? अब और चीज कि अगर अंतस्थ व्यंजन सघोष हैं, अगर अंतस्थ व्यंजन सघोष हैं
तो उसमें व्यंजन जो थे सा सा सा, सिर्फ सा सा सा, हा तो क्या आ गया, सघोष में आ गया, लेकिन सा 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 किस में आ जाएगा, अघोष में आ जाएगा। मतलब हमें 4 नहीं लर्न करने हैं, हमें 4 नहीं लर्न करने हैं, 4 में से हमें सिर्फ 2 लर्न करने हैं। इसमें से एक कोई कर लीजिए, या तो अल्प प्राण कर लो या महाप्राण कर लो। अल्प प्राण कर लोगे तो बचा हुआ है वो महाप्राण में डाल देंगे। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर सघोष और अघोष की बात करेंगे तो सिर्फ सघोष याद कर लो या अघोष याद कर लो। अगर इसको याद करते हो तो बचा हुआ अघोष होगा, और अगर अघोष याद करते हो तो बचा हुआ क्या होगा, सघोष होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नेक्स्ट देखिए, मात्रा। मात्रा क्या होती है, अनुतान क्या होता है, बालाघात क्या होता है। वर्ड की सिर्फ डेफिनेशन है, आप ये समझ लीजिए, थोड़ा कभी कभार काम आ सकती है। मात्रा क्या होती है, तो व्यंजनों को, अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे हम मात्रा कहते हैं। साफ साफ लिखा है क्या, व्यंजनों के साथ हम स्वर का प्रयोग करते हैं, व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग करते हैं। अब आपको बताता हूं कैसे। जैसे आपने पढ़ा है, खड़ियां लिखी है आपने, छोटा का, बड़ा का, छोटी की, बड़ी की, छोटा कू, बड़ा कू, के, कै, को, कऊ, कंग और कहा। हिंदी में बोलते हैं हम इनको 12 खड़ी। क्या बोलते हैं हिंदी में? 12 खड़ी। जब आप इनको बनाते हैं तो बनाने का तरीका क्या होता है, देखिए अगर इस का की बात करें तो इस का के साथ, यहां पे बता रहा हूं, स्पेस कम है, देखिए ये इसको कैसे बनाया गया, छोटा का मतलब का में आ जोड़ के, याद रखिए, तो बना है क्या, पूरा का। यहां पे समझिए कि देखिए का व्यंजन था, अभी हमने व्यंजन पढ़ा है स्पर्श व्यंजन में, किसमें पढ़ा है, स्पर्श व्यंजन में पढ़ा है कि का क्या था, व्यंजन था। का व्यंजन में हमने आ स्वर मिलाया तो वो पूरा का बना है। नेक्स्ट हम बड़ा का की बात करेंगे तो देखो बड़ा का किससे मिलके बना है, छोटा का और बड़ा आ से, तो क्या हो जाएगा, बड़ा का। क्लियर है बात की नहीं? देखिए इसमें बड़ा स्वर मतलब बड़ा आ की मात्रा लगी है। अब छोटी की बनी है तो छोटा का, आधा का और छोटी ई की मात्रा है, तब बना है की। अगर आधा का और बड़ी ई की मात्रा है तो बनी है बड़ी की। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, कि देखिए सभी में मात्राएं जोड़ी हैं। जैसे छोटा आ जोड़ा तो छोटा का बना, बड़ा आ जोड़ा तो बड़ा का बना, छोटी ई जोड़ी तो छोटी की बनी, जबकि बड़ी ई जोड़ी तो बड़ी की बनी। इसी तरह अगर हम छोटा ऊ जोड़े तो छोटा कू, और अगर हम बड़ा कू जोड़े तो बड़ा कू बनेगा। क्लियर है बात? ऐसे ही अगर ए एडी जोड़ा जाए तो कै, आई एनक जोड़ा जाए तो कै, और ओ ओखली जोड़ी जाए तो को, और औ और जोड़ी जाए तो कऊ। अब चूंकि मैंने बोला अनुस्वार और विसर्ग का हम वैसे तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर जोड़ना है तो वही बात है, इसमें अन जोड़ दो और इसमें आहा जोड़ दो। ये अनुस्वार होता है, क्या होता है, अनुस्वार, और ये विसर्ग, मतलब ये दोनों मिलाए तो बात होती है आयोग वाह। किसकी? आयोग वाह वर्ग बनता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात करते हैं अनुतान। अनुतान का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बोलते हो, किसी ध्वनि को बोलते हो तो आपने उसमें होता है उतार चढ़ाव। क्या होता है? उतार चढ़ाव। जैसे उतार चढ़ाव के आधार पर ही संगीत को जज किया जाता है कि नहीं। अगर आपने इंडिया गॉट टैलेंट या फलाना ढिमाका बहुत सारे टैलेंट देखे हैं तो जजेस बोलते हैं आपने जो स्पीक तक ले गए, फिर आप वहां तक आ गए, ऐसा पहले आप मतलब आपने ऐसे गाया कि मैं रोने पे मजबूर हो गया, ऐसा बोला जाता है ना। तो इसी तरीके का उतार चढ़ाव के आधार पर ही संगीत मधुर लगता है। अगर कौवे जैसा बोलोगे ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा। उतार चढ़ाव रहेगा तो वही चीज कैसी होगी, वही भाषा कैसी लगेगी, सुरीली लगती है। बात समझ में आई? नेक्स्ट बात करेंगे द्वित्व व्यंजन। क्या बोलेंगे? द्वित्व व्यंजन। किसी शब्द में एक वर्ण की आवृत्ति स्वर रहित व स्वर सहित होती है, जैसे लड्डू और उड्डयन। ये द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन मतलब देखिए एक आधा डा है, इसके साथ कोई स्वर तो नहीं लगा ना, सिर्फ आधा डा। जैसे अभी हमने स्पर्श व्यंजन में मैंने आपको स्पष्ट किया था कि डा है, जो डा किससे मिलके बना होगा, कोई भी वर्ण होता है जो पूरा, वो आधा और छोटा आ से मिलके बनता है कि नहीं बनता है। अभी मैंने यही बताया था, जैसे का बनाया था तो का किससे मिलके बनता, आधा का और आ, मतलब ये था हमारा व्यंजन। तो याद रखिए कि जब व्यंजन की आवृत्ति, देखो एक बार आवृत्ति हुई है ना, डा आधा आया हुआ है, फिर अगेन डा दूसरी बार आया हुआ है और उसके साथ बड़ा ऊ की मात्रा है। अगर हम इसको तोड़े तो हम क्या लिखेंगे ये बताओ? इसको तोड़ेंगे तो हम आधा ला, छोटा आ, आधा डा, फिर आधा डा, फिर बड़ा ऊ।
तो देखिए इस ला के साथ तो ये लगा हुआ है, इस ला के साथ तो ये लगा हुआ है स्वर, लेकिन इस डा के साथ कोई स्वर है क्या? इस डा के साथ कोई स्वर है? नहीं है। इस डा के साथ ऊ लगा हुआ है, मतलब देखो इसका रिपीटेशन हो रहा है कंटिन्यू 2 बार, इसको इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसको द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। क्लियर है बात कि नहीं है? नेक्स्ट बात करेंगे बालाघात की, कि बालाघात क्या होता है। तो शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो जब मुझे लगता है कि मैं डाउन हो रहा हूं तो मुझे किसी वर्ड पर, वर्ण विशेष पर जोर देना होता है। मुझे पता है कि आपको ये याद रखवाना है, तो मुझे उस वर्ड को थोड़ा जोर से प्रोनाउंसिएट करना पड़ता है, जोर से बोलना पड़ता है, ताकि आप उस वर्ड को अच्छे से सुनो। उसी को हम बोलते हैं बालाघात। क्या बोलते हैं हम? बालाघात बोलते हैं। क्लियर है बात? कि मतलब जब किसी चीज को याद कराने के लिए किसी चीज पर, किसी शब्द विशेष पर जोर दिया जाता है बोलने के लिए, उसको हम बोलते हैं बालाघात। जैसे कवि वगैरह करते हैं, आप देखा होगा, आपने कभी सम्मेलनों में देखा है तो गजलें सुनी होंगी, है ना, उसमें किस पे जोर दिया जाता है? शब्दों पे, तब जाके लोग सुनते हैं। जैसे गौर फरमाइए, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। फिर आगे का और आगे चलती हैं चीजें। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, हलंत क्या होता है? जब किसी शब्द में किसी वर्ग को स्वर रहित करना हो तो वो क्या होता है? हलंत होता है। अभी वही तो बताया है तुम लोग को यार। का लिखा, जैसे तो मैंने बोला आधा का और छोटा आ से मिलके बना है ये, तो अगर मैं सिर्फ इसको लिख दूं तो ये क्या है? हलंत कहलाएगा। जैसे मैंने बोला जगत, हम अगर जगत लिखे तो जैसे जगत से वर्ग बनता है जगन्नाथ। किससे बनता है? जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जो वर्ग है वो किससे मिलकर बनता है? जगत प्लस नाथ से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? जगत प्लस नाथ से। अब इसमें जो ता है, ता के साथ स्वर नहीं लगा है, स्वर नहीं लगा है, इसके लिए इसके नीचे क्या है? हलंत लगा हुआ है। हलंत लगा हुआ है मतलब वो आधा वर्ण है। क्या वर्ण है? आधा वर्ण है। बात समझ में आई ना? वो आधा वर्ण है, इसलिए इसको अब क्या बोलेंगे? हलंत बोलेंगे। आयोगवाह, आयोगवाह अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आयोगवाह मतलब कौन कौन सा? अनुस्वार और विसर्ग। एक अनुस्वार मतलब ऊपर बिंदी और विसर्ग मतलब आगे 2 बिंदी। क्लियर है बात? तो वे वर्ण जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं, मतलब ना तो वो पूरे स्वर हैं और ना ही पूरे व्यंजन हैं, लेकिन परंपरागत आधार पर उन्हें हम किसकी श्रेणी में रखते हैं? स्वरों की श्रेणी में रखते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं? आयोगवाह वर्ण कहते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें आयोगवाह कहा है। याद रखना कि इन्हें आयोगवाह बोला किसने है? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। नेक्स्ट बात करेंगे अनुस्वार क्या होता है। तो स्वर के बाद आने वाले व्यंजन वर्ण को अनुस्वार या पंचमाक्षर कहते हैं। स्वर के बाद आने वाले व्यंजन वर्ण को अनुस्वार या पंचमाक्षर कहते हैं। क्या बोला मैंने? स्वर के बाद आने वाले व्यंजन वर्ण को, स्वर के बाद आने वाले व्यंजन वर्ण को अनुस्वार या पंचमाक्षर बोलते हैं। जैसे एक शब्द लिखा है अनु प्लस स्वर, मतलब ठीक है, ये छोड़ो, इतना तुम लोग ऐसे पढ़ोगे तो याद भी नहीं होगा। हम पढ़ते हैं उदाहरण से। किससे पढ़ेंगे हम? उदाहरण से। जैसे मैंने लिखा नंद, है ना, मैंने लिखा नंद, तो एक चीज बताओ, ना लगा है ना भाई, मैंने ना जोड़ दिया, फिर अब इसमें क्या लगाना है? अनुस्वार लगाना है। तो अनुस्वार लगाया पीछे और दा पीछे लिखा है, तो यहां पे कहीं अनुस्वार जोड़ा गया है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? नंद। इसके लिए इसको क्या बोला गया है? नंद। हंस, नंद, पंख। तो अनुस्वार सीधा सीधा वर्ड, एक ही बात समझ लीजिए, ज्यादा चीजें दिमाग में नहीं लगाना है। अनुस्वार मतलब होता है ऊपर बिंदी। किसके? ऊपर बिंदी। ऊपर बिंदी से समझ में आया? यार एक चीज बताओ, हंसी कैसे लिखते हैं? क्या ये करेक्ट है? हंसी, ये वाला हंसी करेक्ट है या ये वाला हंसी करेक्ट है? आपको बताना है। बताइए कौन सी हंसी करेक्ट है कि नहीं? बताइए। दुख कौन सा सही है? ये वाला दुख सही है या फिर ये वाला दुख सही है? बताइए कौन सा सही है? कौन सा सही है? बोलिए, है ना। आपको ये चीजें पढ़नी है, अभी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वर्तनी में जब आएंगे तो हम ये चीजें अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चंस तो ये कल हो चुके थे, एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, है ना, हो गया था शायद यहां तक हो गए थे क्या? हाँ, ओके। बताओ तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? कल पढ़ा था अपन ने, कल पढ़ा था क्या होता है, कल पढ़ा था क्या पढ़ा था? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से?
छोटा बड़ा छोटी बड़ाऊ, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, कौन कौन से स्वर होते हैं आप बताओगे? ये कल का क्वेश्चन है। 4 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 2 होते हैं, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, आप बताओ। हिंदी वर्ण वाला है, मूल स्वर कितने होते हैं कल पढ़ा था। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करो और पता करो, तब जाके आपको बनेगा। नेक्स्ट, का वर्ग, का खा का घा णा का उच्चारण स्थान कौन सा? बताइए। अभी हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन के बारे में, मैंने पढ़ाया था कि स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण कहाँ होता है? स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण हमारे मुख के किसी ना किसी भाग से होता है। कहाँ से होता है? एक फॉर्मेट भी बताया था, सबसे पहले कंठ से होता है। किससे होता है? कंठ से। कंठ के नीचे तालव्य या तालु, कंठ के नीचे तालव या तालु, तालु के नीचे मूर्धा, क्या होता है? मूर्धा, मूर्धा के नीचे दंत, क्या होता है? दंत मतलब दांत। फिर क्या होता है? ओष्ठ, क्या होता है? ओष्ठ। दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। बताइए का वर्ग का उच्चारण स्थान कहां होता है? हमने यहां पे लिखा था का वर्ग के लिए कंठ, चा वर्ग के लिए तालव्य, ता वर्ग के लिए मूर्धान और ता वर्ग के लिए दंत और पा वर्ग के लिए ओष्ठ। अब तो बोल दो दादा कौन सा होगा? तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है। कौन सा है? कंठ है। क्लियर है? देखो अब याद रखना, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? फिर से भाई याद रखो, आपको करना है ये क्वेश्चन, मुझे करना ही नहीं है, बताया था मैंने, क्यों करा दिया। या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? अभी जस्ट पढ़ा है। या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? बोलिए, या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? अंत अभी पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है? अंतस्थ व्यंजन है। या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। एक और चीज पढ़ी थी अभी हमने, प्राण और अघोष, प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर पढ़े थे। तो ये कौन से व्यंजन है? कौन से व्यंजन है? हमने बोला ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कैसे होते हैं? अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। याद रखना, क्या बोला? सघोष होते हैं। अगर ये सघोष है तो ये सभी कैसे होंगे? अल्प प्राण होंगे। याद रखना, जस्ट अपोजिट चलता है। अगर कोई वर्ण सघोष है तो वो अल्प प्राण होगा, और अगर अघोष है तो महाप्राण होगा। सघोष है तो अल्प प्राण होगा, और है ना, सघोष है तो अल्प प्राण होगा और अघोष है तो महाप्राण होगा। तो याद रखना, यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। एक और चीज याद रखो, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं हमने पढ़ा है? या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा। या का उच्चारण स्थान कहां से होता है? ला का कहां से होता है? और वा का कहां से होता है? बोलिए कहां से होता है? या का उच्चारण स्थान कहां से होता है? कहां से होता है या का उच्चारण स्थान? बोलिए। या का उच्चारण स्थान होता है तालव्य से। कहां से? तालव्य से। तो तालव्य से एक और चीज का उच्चारण स्थान होता है, वो किसका होता है? चा वर्ग का। देखिए जब आप एक चीज पढ़ रहे हैं ना, तो आपको दूसरी चीज याद आनी चाहिए। तो या का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तालव्य से। रा और ला का उच्चारण स्थान कहां से होता है? वर्त से, या दंत मूल बोलते हैं इसको, है ना, वर्त या फिर दंत मूल। दंत मूल, ये दोनों के लिए सेम है। और वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत ओष्ठ से। दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ कहां से होता है? दंत ओष्ठ से होता है। याद रखना इस चीज को, क्या बोला मैंने? दंत ओष्ठ से होता है। तो देखिए तालव्य कहां से होता है? या कहां से होता है? तालव्य से। और तालव्य से दूसरा किसका होता है? चा वर्ग का भी उच्चारण होता है। रा और ला का वर्त या दंत मूल से होता है। रा और ला का वर्त या दंत मूल से होता है। और वा का किससे होता है? दंत ओष्ठ से होता है। अच्छा एक चीज और थी जो अभी अपन पढ़ाएंगे, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखती है कि नहीं दिखती है। अगर दिखेगी तो वहां बता देंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उसको कौन सा स्वर बोलते हैं? बताइए। क्या बोला था हमने? उच्चारण काल के आधार पर पढ़ा था हमने। उच्चारण काल के आधार पर पढ़ा था। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 स्वर होते हैं, है ना, उच्चारण काल के आधार पर। देखिए बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। उच्चारण काल के आधार पर हमने पढ़ा था स्वर 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। अब एक चीज बताइए, दीर्घ से भी ज्यादा समय, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किस में लगता है भाई? प्लुत स्वर में लगता है। दीर्घ स्वर से ज्यादा समय किस में लगता है? प्लुत स्वर में लगता है। करेक्ट आंसर इज गा, प्लुत स्वर, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? छा वर्ण, पहले तो याद रखिए छा वर्ण किसका है? छा वर्ण क्या है? छा वर्ण क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या वर्ण है? संयुक्त व्यंजन है। कौन सा है ये? संयुक्त व्यंजन है। याद रखना है आपको, जब कोई चीज कोई वर्ण बोलेगा तो आपको सब कुछ उससे रिलेटेड याद आना चाहिए, तभी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। क्लियर बात? आपको जब कोई वर्ड बोला जाता है तो आपको पूरी चीज उससे रिलेट करनी है, पुरानी जो भी चीज उससे रिलेटेड थी। जैसे हम बात कर रहे हैं छा वर्ण की, तो छा वर्ण किस क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या वर्ण है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। याद रखना है संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? छा, प्र, ज्ञा और श्रा। तो यहां पे बात कर रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन छा की, तो छा किससे मिलके बनता है? आधा का और सा से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? आधा का और सा से। तो ता किससे मिलके बनता है? अभी पढ़ा था हमने, आधा ता और रा से। इसी तरह जा किससे बनता है? आधा इंगा किससे मिलके बनता है? आधा जा और या से। आधा जा और या से। श्रा किससे मिलके बनता है? आधा सा और रा से। आधा सा और रा से। याद रखना है चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन के आधार पर हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? बताओ। लेखन के आधार पर हमने पढ़ा था, लेखन के आधार पर हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? लेखन के आधार पर हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। तो 45 क्या होता है भाई? ये उच्चारण के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर होते हैं। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जबकि लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? बताओ, पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? पहला और दूसरे वर्ण को हमने अभी पढ़ा था, क्या बोलते हैं पहले और दूसरे वर्ण को? पहले और दूसरे वर्ण को हम क्या बोलते हैं? बोलो। पहले और दूसरे वर्ण को क्या बोलते हैं? पहले और दूसरे वर्ण को हम अघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? अघोष बोलते हैं। तो भाई सघोष क्या होगा? अगर पहला और दूसरा अघोष है तो भाई तीसरा, चौथा और पांचवा बचा हुआ क्या होगा? सघोष होगा। यही से देखिए क्वेश्चन में ही बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी कि अब मैंने बताया था कि अगर कोई वर्ण अघोष है तो अघोष है तो वो क्या होगा? अघोष है तो महाप्राण होगा। अघोष है तो महाप्राण होगा। अगर कोई वर्ण अघोष है तो वो मोस्टली क्या होगा? महाप्राण होगा। लेकिन व्यंजनों में ये लागू नहीं होगा। ये व्यंजनों में लागू नहीं होगा, मतलब स्पर्श व्यंजनों में ये लागू नहीं होगा। ये लागू किस पे होगा? अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में। किसमें? अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में। एक और चीज यहां पे समझ लीजिए, मैंने लिखा यहां पे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कैसे होते हैं? अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं बताइए? अंतस्थ व्यंजन अभी हमने पढ़ा है यारा, ला और वा। अंतस्थ व्यंजन हमने भी पढ़ा है यारा, ला और वा। यारा, ला और वा। तो अंतस्थ व्यंजन कैसे होते हैं? ये चूंकि स्वर के बाद ही आते हैं तो हमें इनको क्या बोलते हैं? हम सघोष बोलते हैं, क्योंकि जस्ट स्वर के बाद आते हैं। अगर ये स्वर हैं तो क्या होंगे? ये क्या होंगे? बोलो। ये स्वर, ये सघोष हैं तो ये क्या होंगे? अघोष होंगे। याद रखना है, अगर ये सघोष हैं तो ये क्या होंगे? अघोष होंगे। इसी तरह अब मैंने बताया कि अगर कोई ध्वनि सघोष है, इन दोनों केस में बोल रहा हूं, सिर्फ इन दोनों केस में, अगर ये सघोष है तो ये कैसे होंगे? अल्प प्राण होंगे। कैसे होंगे? अल्प प्राण होंगे। अगर ये अल्प प्राण है तो ये भाई साहब महाप्राण होंगे। कैसे होंगे? ये महाप्राण होंगे। बार बार समझिए, किसी ना किसी तरीके से आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन होते कौन कौन से हैं? या, रा, ला और वा। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, लेकिन ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन 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 आपको समझना है, ठीक है? लेकिन ऊष्म व्यंजन जो होता है चौथा, एक होता है ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे? सा, सा, सा और हा। ठीक है, 4 होते हैं। लेकिन इसका जो चौथा है ये एक्सेप्शन है ना? ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसके लिए है? ये याद रखना, एक्सेप्शन किस लिए है? क्योंकि ये भाई साहब अघोष नहीं है यार, ये अघोष नहीं है। ये क्या है? महाप्राण तो है, लेकिन साथ साथ में ये क्या है? सघोष भी है। क्या है? ये सघोष भी है। ये सघोष भी है और महाप्राण भी है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सा, 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अभी पढ़ा है यार हमने, कितनी बार पढ़ा दिया हूं मैं। बताइए, स्पर्श या संघर्षी ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। मुझे पता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। मैंने बोला था ऊष्म या संघर्षी मतलब जिनको बोलते समय हवा रगड़ के साथ मुंह से बाहर निकलती है उन्हें हम व्यंजन बोलते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। और इनकी संख्या 4 होती है, जो कौन कौन से हैं? सा, सा, सा और हा। क्लियर बात? नेक्स्ट,
राम शब्द में कुल कितने वर्ण हैं? मैंने बताया है, करके लिख के बताया था। राम शब्द को अगर हम ब्रेक करते हैं, राम शब्द को अगर हम छोटे छोटे वर्ण में तोड़ते हैं या वर्णों में तोड़ते हैं तो हम क्या लिखेंगे? रा, आ, मा और आ। अब बताओ इसमें कितने वर्ण दिख रहे हैं? कितने वर्ण दिख रहे हैं? इसमें 4 वर्ण दिख रहे हैं। राम शब्द में 4 वर्ण हैं, लेकिन अगर यहां वर्ण की जगह अक्षर लिख देते तो कितने होते? बोलो 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 बोलो। अगर राम शब्द में वर्ण की बात करेगा तो 4 वर्ण होते हैं, लेकिन अक्षरों की बात करेगा तो 2 ही अक्षर होते हैं। अक्षर क्या होता है? रा और मा। याद रखना है, रा और मा। तो याद ये भी समझ लीजिए कि वर्णों से मिलके ही अक्षर बनता है। किससे मिलके? वर्णों से मिलके अक्षर बनता है। जो अक्षर बनते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? वर्ण से मिलके बनते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, लेखन के आधार पर हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? अरे यार अभी तो पढ़ा था, लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर पढ़ा था, पश्च स्वर। पश्च स्वर का रिलेशन किससे? जीभ के प्रयोग के आधार पर। किससे रिलेशन है? जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर। देखिए सभी चीजें रिकॉल करना है, बार बार समझिए। अगर नहीं आ रहा है समझ में, आप लेक्चर को 2 से 3 बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, आपको हमारे द्वारा प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। क्लियर है ना बात? तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर। क्लियर बात? जीव के प्रयोग के आधार पर हमने 3 तरह के स्वर बताए थे। कौन कौन सा? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? बोलो कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं पश्च स्वर? बोलिए, पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? यहां पे कौन सा है पश्च स्वर? बड़ा आ। कौन सा है? बड़ा आ। लेकिन कौन कौन से स्वर पश्च स्वर होते हैं? तो यहां पे पढ़ना है आपको बार बार, है ना। पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और कौन कौन से होते हैं? बोलो जल्दी, कौन कौन से होते हैं? क्या होगा यार ये? कौन कौन से होते हैं? ओ और औ, ओ और औ और आ। ये सभी क्या है? पश्च स्वर है। ये सभी क्या है? पश्च स्वर है। क्या है? ये सभी पश्च स्वर है। क्लियर है ना बात? ये सभी क्या है? पश्च स्वर है। क्लियर है बात की नहीं? पश्च स्वर है। तो अगर मैं मध्य स्वर की बात करूं तो मध्य स्वर कौन सा होता है? मध्य स्वर की बात करूं तो मध्य स्वर कौन सा होगा? मध्य स्वर होगा छोटा आ। अब नहीं पता मुझे, अब नहीं पता अग्रस्वर क्या है भाई साहब, कुछ भी नहीं पता। अगर आपको नहीं पता तो दिमाग भी तो नहीं लगाना भाई साहब। हमने बोला तो है तुमको कि 11 ही स्वर होते हैं टोटल। हमने बोला तो है 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर में आप तोड़ दो ना, जो बचा था, जो बचा हुआ है वो अग्रस्वर में पहुंचा दो। अग्रस्वर के लिए कौन सा बचा है? छोटी ई बचा है, बड़ी ई बचा है, ए एडी का बचा है, आई अनक का बचा है। हो गया, लो खत्म कहानी अग्रस्वर की। 2 याद कर लो, तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। कल यही तो बताए थे हम, यही तो मैंने आपको बताया था। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का, घा का बताओ। ये सीटेट और यूपीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए घा का उच्चारण स्थान। सबसे पहले याद करना है घा कौन से वर्ग में आता है। तो घा कौन से वर्ग में आता है? का वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में आता है? का वर्ग में आता है। का वर्ग में कौन कौन आता है? का आता है, खा आता है, गा आता है, घा आता है और णा आता है। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या था? पढ़ा था हमने ट्री के साथ, कंठ था। क्या था? कंठ था। अगर का कंठ, का वर्ग का कंठ है तो भाई घा का भी कंठ ही होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट, ए और आई वर्ण कौन से कहलाते हैं? ए और आई वर्ण कौन से कहलाते हैं? बोलो कौन से कहलाते हैं? बोलो। चलो ये नया क्वेश्चन है, आपको बताता हूं। ए और आई वर्ण कहलाते हैं कंठ तालव्य। कौन से? कंठ तालव्य। अच्छा यहां पे लिखो एक चीज, जल्दी आपको समझ में आएगा। ए और आई क्या है? कंठ तालव्य है।
तो ओ और औ कौन से होंगे, बोलो, ये कौन से होंगे, ये होंगे कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ये कौन से होंगे, कंठोष्ठ होंगे। तो भाई वाह कौन सा होगा, दंतोष्ठ। देखो याद करने का तरीका है, आप सभी तरीके से रिलेट करेंगे ना तो कहीं ना कहीं तो आपको याद हो ही जाएगा, है ना। ए और ए कंठतालव्य, ओ और औ कंठोष्ठ, है ना, कंठतालव्य, कंठोष्ठ और वाह है दंतोष्ठ। तीनों चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट, ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ग कौन सा है, हमने पढ़ा था, अभी ट्री बनाया था, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। वर्ग कौन कौन से थे, का चा टा ता पा, बोला था कल की नहीं बोला था, मैंने बोला था का चा टा ता पा, याद रखना है, का चा टा ता पा, सभी वर्ग का पहला अक्षर, का चा टा ता पा, का चा टा ता पा। तो ओष्ठ कौन सा था, लास्ट था, तो पा वर्ग इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा, पा वर्ग होगा। निम्न में से पश्च स्वर कौन सा है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलो रिपीट हो गया, अच्छी बात है, तुम्हें याद हो गया होगा, याद तो होगा, बोलो 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 बोलो, कौन सा पश्च स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है, अभी तो पढ़ा था यार, बड़ा आ, अगर बड़ा आ है तो और कौन कौन बचेगा, ओ, औ, आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये क्या है सभी, क्या है ये, छोटा ऊ भी है क्या, है ना, है ना, क्लियर ना। तो पश्च स्वर कौन सा होगा, ये हो गया। अब बात करेंगे छोटी ई, बड़ी ई और ए, ये तीनों कौन से हैं, कौन से हैं, ये अग्रस्वर हैं, कौन से स्वर हैं, अग्रस्वर हैं। एक ही बचा है मध्य स्वर, मध्य स्वर और बोलो जल्दी क्या है, मध्य स्वर कौन सा बचा, मध्य स्वर कौन सा बचा, छोटा आ बचा, कौन सा बचा, छोटा आ बचा। क्लियर बात, देखिए फिर से मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूं क्योंकि हमारी क्लास एंड होने वाली है अभी, लेकिन आप समझ लीजिए, आपके लिए जरूरी है कि आप इस बैच में एनरोल हो जाइए ताकि आप टाइम से पूरे लेक्चर्स आपको मिल जाए, पूरा कंटेंट आपको मिले, आप पूरा सिलेबस एग्जाम से पहले अपना कंप्लीट कर पाओ। अगर आप सिर्फ पेपर 1 को ज्वाइन करते हैं तो 1499, अगर सिर्फ पेपर 2 ज्वाइन करते हैं तो 1499, और अगर आप कंबाइंड पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1999 में परचेस कर सकते हैं। इसकी वैधता 1 साल रहेगी। क्लियर है बात, बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए क्योंकि आपका कंटेंट भी तो आगे जा रहा है और एग्जाम पास में आ रहा है। क्लियर है बात। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर, अरे यार कितनी बार आ गया, बार बार डाल दिया, एमपी टेट में भी आया, देखिए क्वेश्चन कहां कहां आया हुआ है ना, कहां कहां ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये पश्च स्वर फिर से क्वेश्चन आ गया, पश्च स्वर कहां कौन सा था, हमने पढ़ा था पश्च स्वर कौन सा है, बड़ा आ है, कौन सा है, बड़ा आ। क्लियर। नेक्स्ट, ये फिर से वही आ रहा है क्या, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का क्लास ज्वाइन करने के लिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज आपको कमेंट में कमेंट प्रोवाइड कराना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आएगा। अगर कोई नोट्स मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ थ्योरी आपको समझ में नहीं आ रही है कि हमको ये कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हिंदी को पढ़ने की, हिंदी को याद करने की, हालांकि मैं डेली बता रहा हूं कि ऐसे इस चीज को याद करना है और ऐसे नहीं करना है ना। तो अगर फिर भी अगर किसी को डाउट है तो आप क्वेरीज डाल सकते हो, आपको हमारी टीम से प्रॉपर रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।